एक बार अपने प्रश्न को दोबारा दोहराइए। गवर्नमेंटल ट्रेजरी होता है ना, ट्रेजरी अकाउंट वर्सेस कल्पवृक्ष अकाउंट, इन दोनों में फर्क क्या है, सिमिलरिटीज क्या है? ये इंडिविजुअल का है। मतलब मिस्टर हरीश को पैदा होते ही दो अकाउंट मिल जाएंगे, एक अर्निंग अकाउंट, चाहे वो अर्न कर रहे हो चाहे ना कर रहे हो, और एक दूसरा जो है कल्पवृक्ष अकाउंट। राइट। कल्पवृक्ष अकाउंट में पैसे का सोर्स दो हो सकते हैं, जैसे आपने कहा ट्रेजरी अकाउंट। सो दैट दैट एज पर द रिक्वायरमेंट उसमें पैसा पहुंचने के लिए या तो जो है राष्ट्रीय संपदा का जो टाइम गैप के दौरान हमको रिजर्व मिले रहेगा, वी में यूटिलाइज दैट, और गवर्नमेंट की जो अर्निंग है, हम गवर्नमेंट की अर्निंग जो 20 गुना कर रहे हैं उसका जो पैसा है, दैट में आल्सो बी रूटेड थ्रू दिस। बात समझ रहे हो ना? तो ट्रेजरी अकाउंट यदि हम माने तो ट्रेजरी अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में नीड बेसिस फ्लो होगा, और जो ये कल्पवृक्ष अकाउंट है इट इज इंटेंडेड टू द इंडिविजुअल, और इसका यही काम है कि केवल ये देखे कि आपके फंडामेंटल राइट्स को ज़मीन पर उतारने के लिए और आपके खीसे में पैसे ना होने पर भी ये समय पर आपके अकाउंट में पैसा फ्लो कर दे, और यदि आप उसे वापस करने की स्थिति में नहीं हैं तो अपने सिस्टम की मदद से आपको ट्रेंड करके इक्विप करके एम्प्लॉयमेंट देके आपको जो है उतना पैसा कमाने के लिए समर्थ बनाए जिससे आप वो पैसा वापस कर पाएँ। हाइपोथेटिकली यदि ये माने कि जितना पैसा आपने लिया आप उसे नहीं रीपे कर पाते हैं, तो आपके मौत के साथ जैसे आपकी संपत्ति जो है आगे जाती है, ऐसे ही ये लाइबिलिटी भी जाएगी, और आपकी अर्निंग पोटेंशियल के हिसाब से ही आपके एंटाइटलमेंट बनेंगे। तो आपके अर्निंग पोटेंशियल जीरो है और आप कहो कि हम BMW खरीदेंगे तो नहीं खरीद पाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? मैं आपके प्रश्न का जवाब दे पाया हूं या यू आर हैविंग स्टिल क्वेश्चंस टू आस्क? जैसे आपने ट्रेजरी अकाउंट का बात पूछा था, अभी मैंने जो आपको समझाया है क्या वो समझ गए हैं आप? सर आप मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कल्पवृक्ष अकाउंट इज इट सिमिलर टू सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स वेयर मेनी कंट्रीज आर हैविंग? आप उसको भूल जाइए, कल्पवृक्ष अकाउंट को कल्पवृक्ष अकाउंट के रूप में ही मानिए आप। कल्पवृक्ष अकाउंट गिवन टू इंडिविजुअल टू प्रोवाइड यू द फंडामेंटल राइट at the point when you don't have even a single penny in your earning account. बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट इन मेनी कंट्रीज। कि आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट कहोगे तो फिर सोशल सिक्योरिटी को स्टडी करो, हम उसको क्यों स्टडी करें? आप हमारे मॉडल को हमारे तरीके से चलने दो ना, क्योंकि उसके उनके सोशल सिक्योरिटी मॉडल में मनी फ्लो का जो है ना कोई दूसरा मॉडल होगा। तो यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति का नाम लोगे तो फिर आपके उसके मॉडल को समझो, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो समझो, हम अपने मॉडल को ही से काम करें ना। इज इट मेकिंग सेंस टू यू? लेट्स नॉट बारो एनी नॉमेनक्लेचर फ्रॉम एनी अदर कंट्री। आप कल्पवृक्ष अकाउंट कैसे काम करेगा, आपके जेहन में क्या प्रश्न आ रहा है वो पूछिए आप उससे। प्लीज डोंट ट्राई टू बारो मॉडल्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, because if you will use the same name it will bring the problem which is there with that scheme. I do not want any problem with our जो है ना कल्पवृक्ष अकाउंट। बात समझ रहे हो ना मेरे? यदि आप उस स्कीम का नाम दे दोगे तो उस स्कीम को कॉन्सेप्चुलाइज करने से लेके हर चीज आपके कल्पवृक्ष अकाउंट में आके बैठ जाएगी। आई डू नॉट वांट दैट टू हैपन। Are you getting me? It might have n number of the features of the different schemes, maybe जो है ना functioning across the globe, लेकिन हम उनमें से किसी भी स्कीम का नाम नहीं देना चाहेंगे। लेट इट ए वेरी ओरिजिनल कॉन्सेप्ट कि भारतवासी को मिनिमम फंडामेंटल राइट देने के लिए धन की कमी नहीं होगी और उसे सक्षम बना दिया जाएगा उतना धन पैदा करने के लिए, क्योंकि भारत का हर नागरिक प्रॉस्परस होगा। Therefore, I am having little reservation in using any name, because यदि the moment you will use that name, it will bring with the baggage with it.
तो उसकी जो हैंडीकैप्स होंगी, जो उसकी प्रॉब्लम्स होंगी, जो उसका सिस्टम ऑफ सैंक्शनिंग होगा, वो सब अपने साथ यहाँ पे ले आएगा वो। और यदि नहीं भी लाएगा तो आदमी को अपने आप वो सोचेगा कि ये साहब ये प्रॉब्लम इसमें आने वाली है। तो अब बड़ी सिंपल सी बात है, आपको धन की आवश्यकता है, बिना पूछे फ्लो होने वाला है। उस कल्ब्रिक्स एक मिनट मुझे इसको दोहराने दीजिए, इसको कह लेने दीजिए। उस कल्ब्रिक्स अकाउंट में कहाँ पैसे आएंगे, उसके हमने 2 सोर्स बता दिए, और वो कल्ब्रिक्स अकाउंट कोई फ्री भी नहीं है। तो आपको सक्षम बनाकर, कैपेबल बनाकर वो पैसा वापस पहुंचना है। लिहाजा इट इज़ नॉट ए थिंग, जैसे मान लो आपने सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है, उसमें जो पैसा आया वो तो सामने वाले पे खर्च हो गया तो हो गया, वो तो आपको वापस नहीं करना पड़ता है ना। कोई भी सोशल बेनिफिट स्कीम का पैसा वापस देना होता है क्या? नहीं, इट्स अवेलेबल टू द इंडिविजुअल, दैट्स इट। इट इज अवेलेबल, सो इट इज ओनली वेल इन स्मॉल फीचर्स में आपने वहां का नाम दे दिया, तो इसमें तो वो नाम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि इट इज द मनी इज बीइंग मेड अवेलेबल फॉर वेरी लिमिटेड और टेम्परेरी पीरियड, एंड दिस मनी इज नीड टू बी रिटर्न थ्रू बाय डेवलपिंग द कैपेबिलिटी इन यू। और एम्प्लॉयमेंट के लिए, ट्रेनिंग के लिए, हेल्थ के लिए, फूड के लिए, इतने सारा जो है ना चीज़ें एफर्ट्स करना होंगी कि मुझे लगता है कि 140 करोड़ लोग कम पड़ जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? हर जगह पे योगा होगा, कितने योगा का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। आपके जो है केमिकल फर्टिलाइज़र और केमिकल जो पॉइजन्स चारों तरफ फैल रहे हैं, कॉस्मेटिक्स से लेके हर चीज़ में, इवन दवाइयों में, वो कोई भी चीज़ पैदा नहीं की जा सकेगी। यदि कोई हार्मफुल केमिकल है तो उसका दुरुपयोग करना मतलब इट विल लैंड यू इन जेल, और वो भी विद इन 30 डेज। जो क्राइम फ्री भारत का जो मॉडल है ना, डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के, 3 महीने के 30 दिन के अंदर भाई साहब जेल में पहुंच जाएंगे आप। यहाँ तो सब बदमाशी हो रही है। आप बताइए, गंगा में हर जगह पे जो है ना चीज़ें जो है ना बह के पहुँच रही हैं, क्या इतनी अदृश्य हैं कि वो दिखाई नहीं दे रही किसी को? उनको रोका क्यों नहीं जा सक रहा है? आप मुझे बताइए, क्या उनको रोकना इतना कठिन है? करोड़ों रुपए का जो है ना गंगा शुद्धिकरण, यमुना शुद्धिकरण का हो रहा है, लेकिन यमुना और गंगा कहीं शुद्ध नहीं हो रही है। तो इट कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद द सोशल सिक्योरिटी स्कीम बिकॉज इट इज नॉट हैविंग एनी पैरेलल इन द वर्ल्ड। इट इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट ऑफ द क्राइम फ्री भारत मिशन फॉर प्रोवाइडिंग द 5 फंडामेंटल राइट। अब मैं चाहूंगा कि चार्टर्ड अकाउंट के दिमाग से आप मुझे ये बताइए कि इसमें क्या प्रॉब्लम्स आएंगी। तो यदि मेरे पास अभी कोई समाधान नहीं होगा तो आई एम वेरी श्योर विद इन ए वीक और 3-4 दिन में कॉस्मिक डाउनलोड से मेरे पास उसका समाधान आना ही आना है। आई हैव नो डाउट अबाउट इट। तो मिस्टर हरीश सर, एक मिनट जी। So whenever budget is created, we are thinking about, we'll think about capital expenditure, revenue expenditure. So what are the various portfolios, whether it is education, infrastructure, defense? एक मिनट। हाँ। So for that we should prepare a fund flow statement where funds are required. So this much fund is required and this much expenditure is there. Along with that, we have to think about Kalpruks account for every person, every citizen of the country have a basic standard of living where the person is not capable of that. आपको So irrespective of whether the person, आपको कुछ नहीं सोचना है, आपने सिर्फ कंसेप्ट क्रिएट कर दिया। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर तो अब कोई होगा नहीं, क्योंकि जो भी कैपिटल का एक्सपेंडिचर होना है वो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा, और राष्ट्रीय संपदा का निर्माण भारत के टैक्स की मनी से पैसा नहीं आएगा। तो केवल जो राष्ट्रीय संपदा का निर्माण हो रहा है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है, उसके लिए तो संपत्ति का निर्माण हो रहा है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मिनिमाइज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो आपको सर्विसेज देने के लिए हो रहा है, तो जिस इंडिविजुअल को सर्विस मिल रही है, ही हैज़ टू बियर द बर्डन ऑफ दैट एक्सपेंडिचर। लिहाजा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विल बिकम रेवेन्यू फ्लो थ्रू द, जिसको हम कहते हैं कि इट इज़ ए काइंड ऑफ
मैं कौन सा वर्ड यूज़ करता हूँ, मैं वो वर्ड मुझसे मेरे दिमाग से स्लिप हो रहा है। मैं एक वर्ड फ्लो यूज़ करता हूँ ना कि क्राइम फ्री भारत का रेवेन्यू स्ट्रीम, हाँ, सो दैट विल कम फ्रॉम द रेवेन्यू स्ट्रीम, राइट। और वो रेवेन्यू स्ट्रीम कहाँ से आएगी? जैसे एज्यूम करिए कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ, और तो मैं जो है एफआईआर दर्ज कर रहा हूँ, इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूँ, तो हमें जो है एक रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी। तो जो फरियादी अपनी एफआईआर दर्ज करा रहा है उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रहा है, जो ट्रेंड वॉलंटियर जाके आपकी एफआईआर दर्ज कर रहा है उसे भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिल रही है, जो पुलिस वाला उसे इन्वेस्टिगेट करेगा उसे भी रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, जो ढेर सारी टेक्नोलॉजी, जो कंपनियां अपने गजेट्स को जो है ना डिप्लॉय करेंगी, अपने इक्विपमेंट को डिप्लॉय करेंगे, RFID रीडर से लेके 21 टेक्नोलॉजी के लिए डिप्लॉय होंगी, उन सब को भारत सरकार एक भी चीज़ को नहीं खरीदेगी, वो कंपनियों को रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगा। और जितनी भी रेवेन्यू स्पेशली क्राइम रिलेटेड चीज़ में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। इस लिहाजा जो प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट होगा उसके 2 कंपोनेंट हैं, एक है जेल का कंपोनेंट और दूसरा है फाइन का कंपोनेंट। अब जज महोदय जो है ना, फाइन कंपोनेंट पे उनका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, क्योंकि फाइन कंपोनेंट विल बिकम द कैलकुलेटेड कंपोनेंट, मतलब जितना पैसा बांटेंगे उससे 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो एक जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, और 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब है उतना पैसा भारत सरकार के पास पहुंच गया। और आपराधिक कृत्य करने के लिए इतना स्ट्रॉन्ग डिसइंसेंटिव पैदा हो जाएगा। आज आपको मालूम है, अपराध करना अपने आप में एक कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई है। इट इज़ द बिगेस्ट इकोनॉमिक इंडस्ट्री इन इंडिया, और वो इतनी पावरफुल है कि जितने बड़े क्रिमिनल आप बन जाएंगे उतना रिस्क कंपोनेंट ख़त्म हो रहा है। तो यदि मैथिली शरण गुप्त डॉन बन गए और वो चार्टर अकाउंटेंट हरीश को फ़ोन करते हैं कि हरीश जी, एक खोखा शाम तक हमारे घर पहुंच जाना चाहिए, तो मिस्टर हरीश के यदि घर में पैसा नहीं है तो वो अपने रहने का मकान भेज के एक खोखे की व्यवस्था करेंगे। आज यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आज जो है क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से लेके हर जगह जो है ना रिवार्ड मिल रहा है। सो बिकमिंग गुंडा, बिकमिंग क्रिमिनल, बिकमिंग बाहुबली is a very beneficial commercial activity. Is it making sense to you? मिस्टर हरीश, आप मेरी बात से को कितने हद तक डाइजेस्ट कर पा रहे हैं? क्या आपके जेहन में कोई प्रश्न आ रहा है? हाँ सर, so basically my focus was on अगर कल्पवृक्ष account if you are giving basic standard of living to every person who can't afford it, तो कल्पवृक्ष अकाउंट की बात जो हम कर रहे हैं, तो उसके लिए सोर्स कहाँ से आता है, तो उसके बारे में ज्यादा डिटेल चाहिए। नंबर 1, द अमाउंट रिक्वायर्ड, इट इज एब्सोल्युटली टेम्परेरी, इट इज अ लोन लाइक, राइट। हम जो है इसके 2 सोर्स होंगे, एक जो ट्रेजरी का सोर्स है, मतलब सरकार की तरफ से, ठीक है ना। सरकार का भी जो पैसा एंगेज हो रहा है वो टेम्परेरी फ्लो हो रहा है, क्योंकि कल्पवृक्ष अकाउंट का पैसा वापस आ रहा है और जिस सोर्स से आया था उस सोर्स को वापस पहुंच जाएगा वो, राइट। हेलो, ये कंपोनेंट समझ में आया क्या आपको? हाँ। मतलब अज्यूम करिए कि मिस्टर हरीश को 5 लाख रुपए छोटी छोटी किस्तों में किस काम के लिए मिले, राइट। अब हरीश ने जब कमाया तो 5 लाख रुपए वापस चले गए। इतना बात समझ में आ गया है? फिर अपन ने दूसरी सिचुएशन की बात कही कि मिस्टर हरीश कमा नहीं पा रहे हैं, राइट। तो सिस्टम एक्सपर्ट के लोग आएंगे और आपको कैपेबल बनाने के लिए आपको शिक्षा का मॉड्यूल देना है तो शिक्षा देंगे, ट्रेनिंग देना है तो ट्रेनिंग देंगे, टूल्स, इक्विपमेंट, मशीनरी में आपको अभ्यस्त कराकर, सिद्धस्त कराकर, सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस देकर, यदि आपने कोई ड्रीम देखा है तो उस ड्रीम प्रोजेक्ट को चालू कर दिया जाएगा, और यदि आपने ड्रीम नहीं देखा है तो जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको फिट इन कर दिया जाएगा।
और जब फिट इन हो जाएंगे तो आपके पास रेवेन्यू फ्लो होने लगेगा, जो कि कल्पवृक्ष अकाउंट को वापस पहुंच जाएगा। लिहाजा कल्पवृक्ष अकाउंट को जो पैसा चाहिए वो बहुत टेम्परेरी समय के लिए चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो वापस आ रहा है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि आदमी को कैपेबल बनाएंगे। थोड़ा सा और क्लैरिफाई करने दो। चूंकि राष्ट्रीय संपदा का पूरा पैसा एडवांस में क्रिएट हो रहा है, ऑटो जनरेट हो रहा है, राइट, और उसका खर्च क्या होगा, जैसा जैसा वो प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा तब खर्च होगा। इसका मतलब है देश की सभी राष्ट्रीय संपदाओं में जो टाइम गैप के कारण there will be enough fund which would be available that can be routed temporarily to the कल्पवृक्ष अकाउंट, और जब कल्पवृक्ष अकाउंट को पैसा वापस आएगा तो जहां से उसने टेम्पररी लोन टाइप का लिया है उससे वापस पहुंच जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड इस इंट्रिकेसी विच आई एम ट्राइंग टू से? हाँ सर, तो बेसिकली हम व्यक्ति को केपेबल काबिल बनाएंगे और उसको आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो कल्पवृक्ष में अकाउंट से जितना पैसा उसको मिला था वापस दे देगा। वापस करने के लिए उसे सक्षम बनाया जाएगा, और तो आत्मनिर्भर बन जाएगा। केवल सक्षम ही नहीं बनाया जाएगा। जैसे अज्यूम करिए कि आपके चाइल्डहुड में आपके परिवार की जो चीज़ें हैं और उसके हिसाब से आपने जो भी करियर चुन पाया वो चुन लिया। आपके दिमाग में तो एक इमेजिनेशन था कि मैं एक इंडस्ट्री डालूंगा, मैं तो ये व्यवसाय डालूंगा, मैं तो ये करूंगा। ये कल्पवृक्ष अकाउंट एट दिस पॉइंट विल गिव यू द अपॉर्चुनिटी टू मटेरियलाइज दैट ड्रीम। और उसके लिए जो है धन की व्यवस्था जो है ना, राष्ट्रीय संपदा निर्माण कर रहा है, आपको जो अतिरिक्त मैन पावर चाहिए उसका निर्माण कर रहा है, और चूंकि वो नीड को कैटर करेगा तो उसकी रूटिंग को भी वो करेगा, तो मार्केटिंग की भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। मतलब भारत की इंडस्ट्रीज जो है वो इतनी बड़ी होंगी कि जिसका मुकाबला नहीं है। और आज तो हम इंडिया की नीड की बात कर रहे हैं, हम फिर जो है ना विश्व की नीड भी पूरा करेंगे। भारत के पास जो है ना दुनिया के हर देश की जो है ना करेंसी होगी। क्यों? क्योंकि भगवान ने भारत को बहुत अच्छे ढंग से पैदा किया है। भारत की गायों में जो है ना कुबड़ा होता है, जिससे अल्फा 2 वैरायटी का जो है ना मिल्क पैदा होता है। भारत के एनिमल्स और विशेष तौर पर गायों के गोबर में लक्ष्मी विराजित हैं, जिसके 1 ग्राम गोबर में करोड़ों बैक्टीरिया हैं जो जमीन को विद इन नो टाइम, विद इन 2 ईयर्स फिर से जो है ना जिंदा कर सकते हैं। हमारे साइंटिस्ट ने ऐसे माइक्रोब पैदा कर लिए हैं जो सीधे जो है ना एनवायरनमेंट से न्यूट्रिशन को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो माइक्रोब्स हैं दे विल बिकम द लाइव फैक्ट्री हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तो कल हमारे जो फूड ग्रेन में आपको स्वस्थ रखने के लिए और आपके जीवन को बढ़ाने के लिए औषधियाँ डाली जाएंगी। आज आपका जीवन क्या है? भारत का हर व्यक्ति ढेर सारी दवाइयों से अपना दिन शुरू करता है, दोपहर में खाता है, शाम को खाता है। ये जो है ना इस मेडिसिन और फार्मेसी इंडस्ट्री ने, और ये जो कॉकस बन गया है, इट इज कीपिंग यू अनहेल्दी। आप बीमार इसलिए हैं। डू यू नो कैंसर इज नॉट ए डिसीज? मिस्टर हरीश, डू यू अंडरस्टैंड दैट कैंसर इज नॉट ए डिसीज? नहीं, ये आप समझते हैं क्या? कैंसर एक बीमारी नहीं है, और कैंसर से जो है आने वाले 10 साल में यदि हम इसे रिवर्स नहीं कर पाए तो भारत की 66% पॉपुलेशन विल बी सफरिंग फ्रॉम कैंसर। तो जिससे 66% पॉपुलेशन भारत की सफ़र करने वाली है, अधिकांश लोग मर जाएंगे। भारत के हर परिवार में जो है ना 3 में से 2 लोग जो है ना कैंसर से पीड़ित होंगे, अस्पताल के चक्कर लगा रहे होंगे। तब आपका स्टेटस क्या होगा? आपकी साइकोलॉजी क्या होगी? आपकी इकोनॉमी क्या होगी? आपकी जो है ना एग्रीकल्चर कैसी होगी? आपका सर्विस सेक्टर कैसा होगा? और ऐसी चीज़ को हम कह रहे हैं कि वो बीमारी नहीं है। आप मुझे बताइए, कैंसर किस बैक्टीरिया से या किस वायरस से होता है? It is what is that? उल्टा सीधा growth of normal cells. That is the manifestation. इसका मतलब है कैंसर इज नथिंग बट इट इज ए रिवोल्ट ऑफ योर ओन सेल, जिसकी आपने हमारे ऊपर बहुत एट्रोसिटी कर दी हैं, पॉइजनस चीज़ें डाल दिए हैं, केमिकल डाल दिए हैं। अब हम में जो इतनी कैपेबिलिटी थी कि हम आपके जनरेशन्स की मेमोरी को रखते थे और कभी कोई गलती नहीं करते थे, वही सेल जो है
वो अपने चरित्र को भूलकर ओवरग्रो कर रही है। तो इज इट ए बीमारी और इट इज ए रिवोल्ट ऑफ योर ओन सेल। रिवोल्ट के जो पॉजिटिव फैक्टर हैं यदि हम उनको गायब कर देंगे तो कैंसर विलुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सही है, because as far as one of the recent reports or some years ago, बागपत जिला जो है उसका 150 villages approximately 150 गांव वहाँ पे it is hit with cancer. Almost 150 villages, not 150 people. मेरा ये कहना है कि वो इसलिए इन्फेस्टेड थे कि उन सब की सेल जो है वो कह रही है कि आपने केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, कॉस्मेटिक, बीम, इससे पॉल्यूशन, प्रिजर्वेटिव, इन सब के कारण आपने मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रखी है, ये सेल कह रहा है। वहाँ जो रिवर बहती है, नदी बहती है, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट इज गोइंग इन एक्सेस। तो इंडस्ट्रियल वेस्ट की वजह से उस नदी जो भी 150 गांव जो है जो उस जिला में है, उस नदी से कनेक्टेड है, वो सारे विलेजेस आर अफेक्टेड विद कैंसर। अच्छा, अब उसकी वो खाने के कारण कैंसर हो रहा है, राइट? तो आप जो है का पानी प्रदूषित हो गया है और उसके कारण जो है ना आपकी सेल है वो एजिटेट कर रही है। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यदि हम जो है उस पानी में इंडस्ट्रियल वेस्ट जाने से बंद करके उसको प्यूरीफाई कर दें, उसको ढेर सारी हर्ब्स और वो चीज़ें करके यदि उसका पानी फिर से निर्मल हो जाए और पोर्टेबल हो जाए तो ये गांव के लोग जो हैं इनका कैंसर गायब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, पर इंडस्ट्री वेस्ट का क्या करना है? वो इंडस्ट्रियल वेस्ट ऐसी इंडस्ट्री क्यों डालना है जिससे कि हमारी चीज़ें पॉइजनस हो रही हैं? कैन वी डू द आवर लाइफ स्टैंडर्ड मॉडिफिकेशन? हम ऐसे किसी के हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं करेंगे जो हमारे बॉडी पर, हमारी पृथ्वी पर, हमारी सॉइल पर, हमारे वायु पर एडवर्स इफेक्ट दिखेगा। हम उस प्रोडक्ट को यूज ही नहीं करेंगे। क्या जरूरत है? क्या जरूरत है बताइए ना मुझे। जब वो प्रोडक्ट नहीं बन रहा था तब ये दुनिया एग्जिस्ट कर रही थी कि नहीं कर रही थी? नहीं, वो कभी बनना चालू हुआ ना, जब इंडस्ट्री नहीं थी तो बिना उस इंडस्ट्री के और बिना उस केमिकल प्रोडक्ट के काम चल रहा था कि नहीं चल रहा था? लिहाजा यदि आप देखें तो क्राइम फ्री भारत में कहा गया है कि कोई भी हानिकारक केमिकल भारत में मैन्युफैक्चर ही नहीं करने दिया जाएगा और ना ही भारत में इंपोर्ट होगा। इफ रिक्वायर्ड वी विल डू द लाइफ मॉडिफिकेशन। इज इट मेकिंग सेंस? यदि आपके किसान जो है जो वेस्ट को जला रहे हैं उसको बजाय हम उस वेस्ट को कलेक्ट करके उर्वरक में कन्वर्ट कर दें, विच इज डूएबल, 15 दिन में उसको जो है ना वो किया जा सकता है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द फर्टिलाइजर। तो जो हार्मफुल प्रैक्टिसेस है उनको बंद करें। आपको मालूम है वो ऐसे माइक्रोब डेवलप कर लिए गए हैं जो पेस्ट को भी ख़त्म कर सकते हैं, तो हम केमिकल को क्यों डालें? वो माइक्रोब को डाल देंगे। और डू यू नो ये माइक्रोब कितने पावरफुल हैं? यदि उनको ये हार्मफुल चीज़ें और पेस्टिसाइड नहीं डाली गई तो वो कभी मरते ही नहीं हैं। आपको मालूम है वो माइक्रोब यदि उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो इनर्ट हो जाते हैं, राइट? जैसे मान लो उन्हें पर्टिकुलर ह्यूमिडिटी चाहिए, पर्टिकुलर पानी चाहिए। अब अज्यूम करिए कि पूरा ड्राई हो गया तो एक भी माइक्रोब नहीं मरेगा, वो क्या हो जाएंगे? इनर्ट हो जाएंगे। और जब जो है पानी में वो चीज़ें दोबारा पहुंचेंगी, ह्यूमिडिटी या जो भी उसका रिक्वायरमेंट होगा, तो वो फिर से जीवित होकर जो है ना अपना काम करना चालू कर देंगे। अब हम लोग तो इतने दुष्ट हैं कि अपने लाभ के लिए जो है ना मसालों से लेके हर चीज़ में जो है ना हानिकारक चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इज इट मेकिंग सेंस टू यू? हाँ सर।